हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 4 नवंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट और न्यू अपडेट अच्छे तरीके से मिलती रहे करंट अफेयर की। और जो आपके द हिंदू और पीआईबी की करंट अफेयर की सीरीज़ है ये अच्छी तरीके से कंप्लीट होती रहे। ठीक है, देखिए न्यू अपडेट्स और डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे ही जब सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही, ठीक है, जैसे ही हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं चैनल में एक एक लाइक आप सभी कोई वीडियो को कर दीजिएगा ताकि आपका ये लाइक देख के मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे तरीके से आपकी ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है इसको और अच्छे से ला सकूं। ठीक है, तो डेफिनेटली तौर पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहले मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं। मार्किंग स्कीम आपकी डेली जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ वही है कि आपको 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है सो दैट यू कैन गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है, और जो बच्चों 8 से 10 से स्कोर करते हैं तो वो बेस्ट एवेल्यूशन मतलब स्टडी अच्छी तरीके से चल रही है, 6 से 8 के बीच आपका स्कोर आता है तो गुड परफॉर्मेंस। अगर लेस देन 6 आता है, ठीक है, तो मतलब आपको ये तो ट्राई करना है कि नॉट लेस देन 6 में रहो। ठीक है, ताकि आप 6 से स्कोर कम ना हो, वो इम्प्रूवमेंट करते रहिए। और अगर 4 से नीचे आता है तो देयर इज़ अ मच मोर प्रोबेबिलिटी यू कैन नॉट कंप्लीट योर एग्ज़ाम, सो कोशिश करिएगा उसको। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है, इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, बताना है इस रिगार्डिंग जो 2 स्टेटमेंट है क्या बुडापेस्ट कन्वेंशन के ऊपर एक करेक्ट दी है कि नहीं दी है। ठीक है, फर्स्ट है इट इज़ अ सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम, कि एक सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है साइबर क्राइम के ऊपर। सेकेंड है इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन, कि इंडिया इस पार्टी का कन्वेंशन मतलब इस कन्वेंशन का वो मेंबर या फिर पार्टी नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते राइट आंसर। होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में आप सभी ने सुना भी होगा और जो मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनको तो इसके बारे में थोड़ा सा पता भी होगा कि बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम के ऊपर ही उसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लाया गया था। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन है ये एक कॉन्फ्रेंस लाया गया था। ठीक है, तो ये साइबर क्राइम के लिए तो ये बिल्कुल सही है कि लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है साइबर क्राइम के ऊपर, तो पनिशमेंट आपकी करेक्ट है। और इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी ऑफ कन्वेंशन, तो ये भी सही है कि इंडिया इसका पार्टी इस कन्वेंशन का मेंबर नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, सी विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ समझ लेते हैं कि काउंसिल ऑफ यूरोप जो है जिसमें साइबर क्राइम कन्वेंशन लाया गया था इसको बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता था। याद रखना पेपर में हो सकता है कि अगर जो प्रीलिम्स दे रहे हैं वहाँ पे साइबर क्राइम कन्वेंशन दिया हो और फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हो, फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो इसको बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम कन्वेंशन को ही कहा जाता है। ठीक है, ये एक सोल लीगली बाइंडिंग, याद रखना कई कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है बट ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है साइबर क्राइम के ऊपर, और ये कोऑर्डिनेट करती है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस को जो नेशन स्टेट्स होते हैं और जो क्रिमिनलाइज सर्टेन साइबर क्राइम कंडक्ट होते हैं उनके बीच। ठीक है, तो इसको 2001 में इसमें सिग्नेचर कर दिया गया था बट ये 2004 में कंप्लीट तरीके से फोर्स में आया, तब से अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बुडापेस्ट कन्वेंशन है ये सप्लीमेंट है, एक प्रोटोकॉल है जो जीनोफोबिया जिस तरीके से होता है और जो रेसिज्म कमिट किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जरिए। ठीक है, जीनोफोबिया का मतलब ये होता है कि जब किसी पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे, ठीक है, किसी रेसिज्म मतलब किसी को जात या फिर आप बोल सकते हैं कास्ट के नाम पे किसी को और ज़्यादा मतलब रेज किया जाता है, भड़काया जाता है। ठीक है, उसको और ज़्यादा इंटेंस किया जाता है किसी चीज़ के प्रति, तो वहाँ पे बुडापेस्ट कन्वेंशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए, तो इस तरीके से ये साइबर क्राइम किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी इसका यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में कहीं लिखने की आता है साइबर क्राइम के ऊपर तो बुडापेस्ट कन्वेंशन जिसको 2004 में जो फोर्स में आया था इसको डेफिनेटली तौर पे आप मेंशन करिएगा। ठीक है, होपफुली यू विल गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, बताना है, सॉरी 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट नीचे दिए गए जो आपकी ऑप्शन है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिसेंट नासाज फाइंड द एस्ट्रॉइड
कुड बी एंटायरली मेड अप ऑफ मेटल, कि अभी नासा की एक स्टडी आई है जिसमें ये पता चला है कि एक एस्ट्रॉइड पाया गया है जो पूरी तरीके से मेटल का बना हुआ है, ठीक है, कि एंटायरली मेड ऑफ मेटल, जो पूरी तरीके से मेटल का बना है। सेकंड, दिस एस्ट्रॉइड ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ये जो एस्ट्रॉइड है ये मार्स और जुपिटर के बीच में क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे घूमते हैं। सेकंड, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय इटालियन एस्ट्रोनॉमर एनीबेल डी गैस्पर्ड, कि इसको जो डिस्कवर किया गया ये इटालियन एस्ट्रोनॉमर है एक, जिनका नाम है एनीबेल डी गैस्पर्ड, उनके जरिए इसको डिस्कवर किया गया है। तो ये किस एस्ट्रॉइड के बारे में बात हो रही है, आपको ये बताना है किस एस्ट्रॉइड के फीचर्स हैं। ऑप्शन ए एस्ट्रॉइड 16 साइक, ऑप्शन बी कॉनेड्राइट एस्ट्रॉइड, ऑप्शन सी एस्ट्रॉइड जियोग्राफोस, ऑप्शन डी एस्ट्रॉइड पलास। सो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये अभी जो एस्ट्रॉइड है, इसका राइट आंसर वैसे आपका ऑप्शन ए है कि एस्ट्रॉइड 16 साइक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, जो क्या है एक नासा रिसेंट फाइंड आउट किया है ये स्टडी में, और ये बताया है कि ये जो एस्ट्रॉइड है ये पहला इस तरीके का एस्ट्रॉइड समझ में आया है जो पूरी तरीके से मेटल का बना हुआ है। और ये जो एस्ट्रॉइड, आपको अगर ये पता है कि जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो किसके बीच होते हैं, तो ये जो आपका मार्स है और जो आपका जुपिटर है, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारे एस्ट्रॉइड्स क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये भी करेक्ट है। और जो थर्ड है कि इसको जो डिस्कवर्ड किया गया कि एनीबेल डी गैस्पर्ड ने इसको डिस्कवर किया, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट एस्ट्रॉइड 16 साइक के ऊपर है, तो याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट देके यहाँ पे ऑप्शन पूछ लिया जाए कि 1 सही है 2 सही है, ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसको अच्छे तरीके से याद रखने की, ठीक है। चलिए, ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं किस तरीके का दिखता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं। तो देख रहे हैं आप इधर पे ये मेटल का बना हुआ है, जहाँ पे इसमें मतलब जो भी क्रेटर्स हैं, ठीक है, ये जो क्रेटर्स है इसके आप देख रहे हैं, जब इसमें जो गड्ढे दिखते हैं ये किस तरीके से कुछ मेटल की तरह फिर समझ में आने लगते हैं। तो ये कम्प्लीटली एक प्रकार से मेटल की तरह समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम क्या है जो अभी न्यूज़ में थी, आपको बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम, कि पूरी तरीके से सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम है। और सेकंड है, स्टूडेंट नीड टू स्कोर एटलीस्ट 50% इन देयर क्लास एग्जाम टू गेट एलिजिबिलिटी अंडर दिस स्कीम, कि स्टूडेंट्स को अगर ये स्कीम चाहिए तो उनको एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा अपनी क्लास के अंदर, तब वो इस स्कीम में आने के लिए एलिजिबल होंगे। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखो पहले सबसे पहले इसका एनालिसिस समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। सबसे पहले देखो क्या ये सेंट्रली फंडेड, देखो इसका आंसर तो सी है, ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी है। ये एक सेंट्रली फंडेड स्कीम है जिसमें पूरी तरीके से जो पैसा है वो सेंटर लगाएगा, ना कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये याद रखना, ये एक सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम है जो स्टूडेंट्स के लिए पूरे स्टेट में, ठीक है, नॉट अ पर्टिकुलर स्टेट, थ्रू द ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया इट विल बी, ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, वहाँ पे सबको प्रोवाइड कराया जाएगा। विच ओपन्स एवरी ईयर एंड हैज़ टू बी अप्लाइड बिटवीन अगस्त एंड नवंबर, जिसको हर साल अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, और अगस्त से नवंबर में ये आपको इसका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका एम यही है ताकि जो हेल्प की जा सके स्टूडेंट्स को और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, फ्रॉम फैमिलीज विद एनुअल इनकम बिलो 1 लाख रुपीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिन फैमिलीज़ की इनकम 1 लाख रुपए से कम है उन्हीं स्टूडेंट्स को केवल इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी क्लास के अंदर, ठीक है। और अगर जो बच्चे हैं, देखो जिनकी जो क्लास 1 से लेके 5 तक पढ़ रहे हैं उनको 1000 रुपये साल भर में दिया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स क्लास 6 से 10वीं तक पढ़ रहे हैं उनको 10,700 रुपये अगर वो हॉस्टल में हैं, और 5,700 रुपये अगर वो डायरेक्टली स्कूल जा रहे हैं, तो उनको ये सब दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, एप्लीकेशन प्रोसेस यही है कि एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, और सबमिट करना पड़ेगा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार नंबर, ठीक है, अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उसके साथ। और ये जो स्कीम है ये ऑनलाइन वन कैन अप्लाई फॉर अ फ्रेश और रिन्यूएबल स्कॉलरशिप ऑन द एनसीपी और थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ एनसीपी, ठीक है। तो आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छे तरीके से होपफुली आपको समझ में जाएगा। और देखिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि देखो ये प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है आप सभी को अभी तक इसके बारे में पता नहीं होगा, बट अभी जो आज मैंने बताया हो सकता है इससे काफ़ी लोगों के
बारे में पता चले। और जो भी बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं वो कृपया करके दूसरों को ज़रूर बताएं इसके बारे में, ताकि वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकें और इस स्कीम का फ़ायदा ले सकें। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंसार लेक विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो मंसार लेक है अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, आपको बताना है ये किस स्टेट से लोकेट करती है। फर्स्ट है कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। सो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। ठीक है, होपफुली आपने आंसर सही दिया होगा और जैसे लग रहा है मुझे कि आप सभी आंसर सही दे रहे हैं, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए इसी तरीके से प्रिपरेशन करते चलना, ताकि आपको अच्छे तरीके से नंबर भी मिलते रहें। ठीक है, इसीलिए वीडियो को जो भी अगर नया जुड़ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चलते रहिएगा। ठीक है, ताकि आपकी लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए, और जो आपके साथ समझते हैं ना, आपको जो एक लाइक है वही मेरी एक मोटिवेशन के तौर पे एक सोर्स की तरह काम करता है। चलिए कुछ और चीज़ समझ लेते हैं इसके बारे में। जो मंसार लेक है ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लोकेट करती है। सनराइज जो आपका सुरेंसर लेक और जो मंसार लेक है ये कंसिडर करती हैं ट्विन लेक। ये जो ट्विन लेक है आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि जो सुरेंसर लेक और जो मंसार लेक है, ठीक है, ये ट्विन लेक की तरह कौन है, तो ये दोनों लेक है जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेट करती है। ठीक है, जो सुरेंसर मंसार लेक्स हैं ये डेजिग्नेट की गई थी, रामसर कन्वेंशन इनको दिया गया था नवंबर 2005 में। ये भी याद रखना कि सुरेंसर और रामसर जो मंसार लेक है दोनों रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंसार एक इमेंस इंपॉर्टेंस है पिलग्रिमेज के लिए एज वेल एज हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ और चीज़ें देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक हो गई, ठीक है, हैबकरसर लेक हो गई, सुरेंसर नानसर लेक हो गई, ये यहाँ पे शमोसरी हो गया, ठीक है, पोंग डैम हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन सभी चीज़ों को याद रखा करें ताकि आपको जो बाद में रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल सीजनल अपडेट। तो ग्लोबल सीजनल अपडेट क्या है, इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड रिलीज बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। की जो ग्लोबल सीजनल अपडेट है इसको रिलीज़ किया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जरिए। और ये इंक्लूड, सेकंड जो स्टेटमेंट दी है कि इट इंक्लूड डेटा ऑन ग्लोबल स्केल सीजनल फोरकास्ट इंक्लूडिंग दोज ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड सरफेस टेम्परेचर। कि इसमें जो डेटा मिलता है ये ग्लोबल स्केल सीजनल फोरकास्ट जो होती है उसके बारे में, और ये इंक्लूड करते हैं प्रेसिपिटेशन एंड सरफेस टेम्परेचर की, जो भी बूंदाबांदी होती है, जो बारिश होती है उसको, और जो सरफेस टेम्परेचर क्या रहता है, ये सभी उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर। होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए, ग्लोबल सीजनल रिपोर्ट एक मेट्रोलॉजी के लिए रिपोर्ट लाई जाती है। ठीक है, तो क्या जो पहली स्टेटमेंट दी है कि इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लेके आए, देखिए ये गलत है। इसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो लाया है बट इट इज़ नॉट इंडियन मेट्रोलॉजिकल, इट इज़ अ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ग्लोबल सीजनल रिपोर्ट पब्लिश किया, और आप यहाँ देख भी सकते हैं इसके नाम के सामने ग्लोबल लगा है, तो कैसे कोई पर्टिकुलर कंट्री इसको पब्लिश कर सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। ठीक है, थोड़ा सा अपनी जो अपनी सेंसिबिलिटी है उसको तेज करिए ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में समझ मिलती रहे। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो देखो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई तो इजीली आप आंसर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। पहला आंसर होगा नहीं, तीसरा आंसर होगा नहीं, और नन ऑफ द अबव में इसमें, और जो आपका बी इसमें एक स्टेटमेंट बनी रहती है। तो देखो जो दूसरी स्टेटमेंट है ये काफ़ी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन दिया है कि इसमें जो ग्लोबल स्केल के बारे में बताया, सीजन के बारे में, कि ये फोरकास्ट करेगा और प्रेसिपिटेशन और सरफेस टेम्परेचर इनको भी काउंट करेगा। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए कुछ और चीज़ समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। कि ग्लोबल सीजनल क्लाइमेट अपडेट है, इसको प्रिपेयर किया है जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके जरिए, और ये बेस्ड होता है एनसेम्बल जो ग्लोबल प्रोडिक्शन करता है। ठीक है, जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जो एक्रीडेट इसको किया गया है सेंटर अराउंड द वर्ल्ड की। ठीक है, ये सभी वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग के सेंटर है वहाँ से इसके रिपोर्ट को पाता है और फिर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, देयर आर नाउ 13 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ग्लोबल प्रोडक्शन सेंटर ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। कि आज
की डेट में 13 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ग्लोबल प्रोडक्शन सेंटर है, ठीक है, आज की डेट में। और जो ये प्रोडक्ट करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं लीड सेंटर ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मल्टी मॉडल एजेंबल को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर कहीं कुछ ग्लोबल और क्लाइमेट के बारे में लिखने को आता है तो इस रिपोर्ट को जरूर पब्लिश करिएगा वहाँ पे, किसी रिपोर्ट पब्लिश की गई जहाँ पे इन सभी प्रोडक्शन के बारे में ये बताती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दी हैं, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए रिसेंटली अभी इलेक्शन हुआ है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी न्यूज़ में है और ये हर साल न्यूज़ में रहता है, इसलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे बन सकता है और आपको क्वेश्चन का आंसर पता भी होना चाहिए, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन केरला इन 1960, कि सबसे पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये 1960 में केरला के अंदर इसको लाया गया था, जब वहाँ पे स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे। सेकंड, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कि इसको जो लॉ के जरिए एनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। चलिए देख लेते हैं, होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए यहाँ पे जो दिया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, इसको 1960 में ही लाया गया था जब केरला के समय फर्स्ट टाइम स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जो आपकी पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। और सेकंड, ये क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ, देखिए जो इतने वायलेशन होते हैं ना कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाता है उसके बाद भी लोग काफ़ी प्रचार करते हैं और किसी पार्टी को पर्टिकुलर का बैन लग भी जाता है तो भी उस पार्टी के सदस्य होते हैं वो कुछ ना कुछ जो वायलेशन करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के जरिए, ठीक है, कि आप इसको लॉ के जरिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते, इसलिए वायलेशन देखा जाता है। इसलिए राइट आंसर सेकंड भी आपका राइट आंसर हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और याद रखना ये भी कोई स्टैच्यूटरी लॉ के जरिए इसको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, ठीक है, जिसको PIB कहते हैं, ठीक है, जो हम अभी डेली इसकी न्यूज़ भी कवर करते हैं, तो इसने वो यही बताया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसको सबसे पहले स्टेट असेंबली जो के इलेक्शन जो केरला में हुए थे 1960 में, तब इसको लाया गया था। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये एनफोर्सेबल होते हैं, ठीक है, सॉरी ये नॉट एनफोर्सेबल होते हैं लॉ के जरिए, और जिसमें कुछ सर्टेन प्रोविज़न रखे जाते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जिनको एनफोर्स किया जाता है जब करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न होते हैं इन अदर स्टेटस होते हैं, जैसे जो इंडियन पीनल कोड 1860 इसका यूज़ किया जाता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इसका यूज़ किया जाता है, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है इसके जरिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करने की कोशिश की जाती है, बट ये एनफोर्सेबल नहीं होते हैं लॉ के जरिए, ठीक है। तो याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओलिव रिडले टर्टल। तो ओलिव रिडले टर्टल्स के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। फर्स्ट है ओलिव रिडले टर्टल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, कि जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं ये काफ़ी स्मॉलेस्ट होते हैं और ये लीस्ट अबंडेंट काफ़ी कम मात्रा में होते हैं जो ऑल सी टर्टल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग फाउंड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। सेकेंड है दे इनहेबिट वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, कि ये जो गर्म पानी वाला जो पानी होता है वहाँ पे पैसिफिक, अटलांटिक और जो इंडियन ओशन है वहाँ पे रहते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं, यस दे आर स्मॉलेस्ट बट नॉट लीस्ट अबंडेंट, दे आर मोस्टली अबंडेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होते हैं ना कि लीस्ट अबंडेंट। तो पहली स्टेटमेंट आपकी केवल एक वर्ड, क्योंकि ये लीस्ट अबंडेंट नहीं होते, मोस्टली अबंडेंट होते हैं, इसलिए केवल एक स्टेटमेंट के कारण गलत हो जाते हैं। बाकी ये सी टर्टल्स हैं और जो पूरी वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी केवल लीस्ट अबंडेंट गलत जो लिखा था इसके कारण गलत हो जाती है। तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है और ध्यान से समझने का और अपने माइंड में रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है, कि जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं ये स्मॉलेस्ट तो होते हैं एज वेल एज दे आर नॉट लीस्ट अबंडेंट, दे आर मोस्टली अबंडेंट ऑफ द ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो क्या इनहेबिट करते हैं इंडियन ओशन, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में, जहाँ पे वार्म वाटर पाया जाता है। तो यस इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, कि जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
कि यस ये जो ओलिव रिडले टर्टल्स होते हैं पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये मोस्टली अबेंडेंट होते हैं, ऑल सी टर्टल्स फाउंड जो होते हैं वर्ल्ड में, और जो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो टर्टल्स होते हैं ये इनके जो कज़न होते हैं ये कुछ होते हैं जैसे कैम्स रिडले टर्टल। ठीक है, ओलिव रिडले टर्टल के अगर आप बोलो कि कोई कज़न मतलब इनकी तरह दिखने वाले और कौन से टर्टल्स होते हैं जो और फाउंड हो जाते हैं, तो ये कैम्स रिडले टर्टल्स होते हैं जो बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एरिबाडा। ठीक है, जो इनकी मास नेस्टिंग होती है उसके लिए ये जाने जाते हैं, जिनको एरेबाडा भी कहा जाता है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स होती हैं, ये आपस में आती हैं और सेम बीच में काफ़ी ज़्यादा अंडे भी देते हैं। ठीक है, तो याद रखना रुसिकुलर रूकरी कोस्ट जो है गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा में पाए जाते हैं। याद रखना रुशिकुला रोकरी कोस्ट जो ओडिशा में है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में। गहीरमाथा बीच जो माउथ है देवी रिवर का आर द मेजर नेस्टिंग साइट्स ऑफ ओडिशा, तो जो गहीरमाथा बीच है और रुशिकुला रोकरी कोस्ट है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखते हैं जो ओलिव रिडले टर्टल्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में पाए जाते हैं IUCN की रेड लिस्ट में, ये भी आप याद रखना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये कुछ रिवर्स दिए हैं आपको, इसको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपको जमाना है, काफ़ी न्यूज़ में थी, और फिर हम इसके बारे में और समझेंगे कि आखिर इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो कोशिश करिए अगर आपको रिवर के नाम पता है तो आप में भी आप बहुत आसानी से उसको जमा लेंगे अगर मैप प्रैक्टिस, अपनी ज्योग्राफी की मैप प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फर्स्ट है स्वर्ण रेखा रिवर, सेकंड है ऋषिकुला रिवर, थर्ड है बैतरणी रिवर एंड फोर्थ है ब्राह्मणी रिवर। तो किस लाइन से आपको स्टेटमेंट को जमाना है ये आपको याद रखना है, ये नॉर्थ से साउथ में आपको स्टेटमेंट को जमाना है, याद रखिए। ठीक है, नॉर्थ से साउथ मतलब ऊपर से नीचे। आपके ऑप्शन है 1 2 4 3, 1 3 4 2, ऑप्शन सी 4 3 1 2, ऑप्शन डी 4 3 2 1। सो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए पहले मैप को देखते हैं उसके बाद समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे पहले आती है यहाँ पे ये आपकी स्वर्ण रेखा। ठीक है, आपको ऊपर दिख रहा होगा सबसे पहले कौन सी है यहाँ पे, एक सेकंड, यस सबसे पहले कौन सी यहाँ पे स्वर्ण रेखा है, सेकंड नंबर पे आपकी यहाँ पे बैतरणी आ जाती है, थर्ड नंबर पे ब्राह्मणी एंड फोर्थ नंबर पे ऋषिकुल्या रिवर। तो ये 4 रिवर है जो ओडिशा। ठीक है, अभी हमने ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में डिस्कस किया ना, इसीलिए इस स्टेटमेंट को भी बनाया ताकि आपका क्वेश्चन कहीं भी पेपर्स में आए तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले आपकी स्वर्ण रेखा, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कौन सी आती है, फिर आपकी बैतरणी रिवर, फिर ब्राह्मणी एंड फिर ऋषिकुला, मतलब 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 कौन सा स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट की अभी किसने ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ठीक है, ऑप्शन ए OECD, ऑप्शन बी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है, होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते, देखो OECD ने इसको पब्लिश नहीं किया है। ठीक है, इसको जो पब्लिश करने वाली जो एजेंसी आपकी ऑप्शन बी है, वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ऑफ यूनिट ने ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसको 2019 के एडिशन को अभी इस समय रिलीज़ किया गया है। तो ये जो 2019 का जो एडिशन है ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट फीचर्स का, इसमें 11 न्यू जेंडर फोकस किए गए हैं। ठीक है, इंडिकेटर के तौर पे, और जो मेजर किया जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर बोथ वुमेन एज वेल एज मैन, दोनों को लेके इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, ये जो माइक्रोस्कोप रिपोर्ट है, ठीक है, वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 2007। सबसे पहले ये रिपोर्ट कब पब्लिश की गई थी, 2007 में पब्लिश की गई थी, और इसको ओरिजिनली डेवलप किया गया था जो कंट्रीज, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती हैं, जो कैरेबियन रीजन्स में है। ठीक है, बट इन 2019 इट वाज एक्सपेंडेड इनटू ग्लोबल स्टडी। 2007 तक जो इसमें होते हैं लैटिन अमेरिकन जो कैरेबियन रीजन्स में कंट्रीज थी उन्हीं तक ये केवल सीमित थी। उसके बाद 2019 में इसको पूरी ग्लोबल स्टडी के लिए पब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी, होपफुली आप इसको रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोई डाउट होता है तो डाउट बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ के क्लियर कर लेना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी इसके रिगार्डिंग करेक्ट है।
फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके तहत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी के अंदर एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट की तरह वर्क करता है। सेकेंड, द नेशनल टाइगर कंसेंसस और द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन इज डन बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग द NTCA एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है? वीडियो को पॉज कर लेके आंसर दीजिएगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। चलिए, होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए सबसे पहले राइट आंसर क्या, देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट के ऊपर फॉरेस्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा, वाइल्ड लाइफ क्योंकि दिया है तो पहले स्टेटमेंट जो दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड, क्या जो नेशनल टाइगर सेंसस है इसको और जिसको ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन कहा जाता है, इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है इसके साथ मिलकर और जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसके साथ मिलकर कंडक्ट कराया जाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है 1 and 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो उसको देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इस्टेब्लिश किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को 1982 में, और जो नेशनल टाइगर सेंसस है इसको ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन कहा जाता है, इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है और जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन दोनों ने मिलकर इसको क्या किया है, कंप्लीट किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होपफुली आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे और अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ भी कहीं पर डाउट समझ में आते हैं तो। चलिए, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए अगर जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना भी स्कोर आया है 10 से, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ तक कि 0 भी आया है तो उसको लिख दीजिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखा है। ठीक है, याद रखिएगा और फिर कोशिश करिएगा जो भी आपके आंसर गलत आए हैं उसको ध्यान से अच्छे तरीके से लर्न करिए, अच्छे तरीके से समझिए, ताकि वो सारे डाउट्स आपके मन से क्लियर हो जाए। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंडों के पास, ताकि उनको अच्छे तरीके से करंट अफेयर भी मिल सकें और अच्छे तरीके से उनकी जो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो कोशिश करिए अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से समझिए, ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर होते रहें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।